हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नीट के आर्काइव सेक्शन के बारे में। जेई मेंस वालों के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नीट और जेई मेंस में क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑफ कोर्स जेई मेंस में थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस भी जेई मेंस में पूछे जा सकते हैं और नीट के लिए तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ही, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हर पोर्शन से हम इसमें क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपका पूरा ये रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम यहाँ से। 2018 में ये दो क्वेश्चन आपके सामने आए थे। आप 2 मिनट लीजिए, पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देन हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक की या फिर इसका और क्या तरीका हो सकता था। पॉज कीजिए, चलिए। ओके, आई होप आपने कर लिया ये। चलिए देखते हैं एक बार ये क्वेश्चन जल्दी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड था अपवर्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करेंगे तो स्पीड 0 होती है, इनिशियल स्पीड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो याद करो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = Q × E, रिमेंबर। तो जब चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स लगता है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब चार्ज नेगेटिव तो फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा, मतलब नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा Q × E। Q यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन खुद, मतलब E × E में इसको फोर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो कितना आएगा, फोर्स बाई मास। फोर्स इस पे लग रहा है E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। क्वेश्चन में दिया गया है कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स करके डायरेक्शन अब बना दी गई ऐसी, और मैग्नीट्यूड अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है। अब पूछा गया कि एक प्रोटॉन को अगर रिलीज किया तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इन द सेम डायरेक्शन, तो इस पर भी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, चार्ज इसका भी होता है E, तो E × E इस पर भी फोर्स लगा। अगर इसका एक्सेलरेशन लिखा जाए तो इसका लिखेंगे F/m या E मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब अगर इसको गिरने में टाइम लगा TP, h डिस्टेंस, और इससे टाइम लगा h डिस्टेंस गिरने में TE, तो आपसे पूछा गया कि TE और TH का रिलेशन क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा, या कितना बड़ा कितना छोटा। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो हमें बात करनी है, तो हम क्या करें भाई, ये कैसा सिचुएशन है? क्या ये ऐसा सिचुएशन है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से ड्रॉप कर दिया, और हमने ऐसे क्वेश्चन मोशन में किए थे, फ्री फॉल में, ग्रेविटी में, जब नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगता था G एक्सेलरेशन से, ऊपर से ऑब्जेक्ट छोड़ देते तो नीचे आके गिरता था, हमें टाइम पता चलता था। क्या ये वैसा ही एक तरीका है? बस इसमें G की जगह फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें। तो अगर ऐसा था कि यहाँ से एक मास को आप रिलीज करते थे h हाइट से, नीचे आने में इसको कितना टाइम लगता था, तो हम क्या करते थे, S = ut + ½ at², यही लिखा जाता था। S कितना है, h, u कितना था, 0, ½ at²। यहाँ से अगर t देखो तो आता था √2h/a, क्या आता था टाइम। मतलब अगर यहाँ से ध्यान से देखें, a कितना है यहाँ से, F/m या E/m, यह लिख सकता हूँ मैं। तो टाइम कितना लिखा जाएगा, √2h/m, तो m ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टाइम जो है इज प्रोपोर्शनल टू √m। टाइम जो है वो √m के प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों कर दिया मैंने? H इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए सेम, E और E ये भी दोनों के लिए सेम। अलग क्या है दोनों के लिए, सिर्फ मास। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो टाइम है वो रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल आ रहा है, और मुझे सिर्फ रेशियो की बात करनी है, छोटा बड़ा बताना है, इसलिए मैं सीधा ऐसा कर लेता हूँ उसे। तो ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब टाइम, मास किसका ज़्यादा किसका कम? इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए अगर मास देखा जाए तो किसका ज़्यादा होता है? पता है अपने को, मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जिसका मास कम उसके लिए टाइम भी कम। तो यही तो आपसे पूछा गया था कि TE इन कंपेरिजन टू TP, इलेक्ट्रॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा कंपेयर टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम तो इलेक्ट्रॉन का टाइम भी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन का टाइम कम होगा प्रोटॉन के टाइम से। बाकी दोनों ऑप्शन ग्रेटर वाले हैं, इसलिए कोई मतलब नहीं है इनका, इक्वल हो नहीं रहा, छोटा ही एक ऑप्शन बचता है।
छोटे में अगर अपने को ऐसा दिया होता कि 5 टाइम्स स्मॉलर 10 टाइम्स स्मॉलर, तो हम जरूर इसकी कैलकुलेशन करते, मास को लिख के कि प्रोटॉन का मास लिखते, इलेक्ट्रॉन का मास लिखते और दोनों को रेशियो लेते। लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा बता सकते हैं कौन सा स्मॉलर, जिसका मास कम उसके लिए टाइम भी कम। ठीक है, आसान सवाल था। बस क्या क्या चीज़ में ध्यान आया अपने को? फर्स्ट चीज़ जो यूज़ हुई F इक्वल टू क्यू हुई। सेकेंड जो यूज़ हुआ एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m या F इक्वल टू ma। थर्ड जो यूज़ हुआ मोशन अंडर फ्री फॉल या ग्रेविटेशन मोशन आप बात कर लीजिए, सिमिलर वैसी चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज दे रखा है Q और मास है इसका m। हालांकि मास दिया नहीं है आपको, मास नहीं दे रखा और चार्ज भी एक्चुअली ऐसे गिवन नहीं है, बोला है कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इसकी वजह से मोशन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगा हुआ Q × E, अभी हमने बात करी, इसकी वजह से इसमें मोशन शुरू हुआ। बोला कि जब ये t = 0 पे चलना शुरू हुआ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो 1 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ तक हो गया, इतना बोल रखा है, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। अब इस टाइम पे, इस 1 सेकंड पे क्या किया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, जो अभी तक ऐसे लग रहा था अब इस तरीके से लगाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा उससे, क्या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा? यस। तो ये अचानक पलट जाएगा क्या? नहीं ना भाई, अभी तो उसके पास स्पीड है, तो स्पीड उस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू हुआ, मतलब धीरे 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 जाके रुक जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, ऐसा होगा। तो बोला कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिया उसके बाद 2 सेकंड ये और चलता है। तो उस 2 सेकंड में आपको पूछा गया कि 0 से जो फाइनली टाइम 3 सेकंड हो जाएंगे टोटल 1 + 2, इन 3 सेकंड्स में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए। क्लियर है बात? तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड मोशन में हमने पढ़े थे, बिल्कुल बेसिक पे अगर जाएं तो हमने क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एवरेज स्पीड कैसे दिया जाता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो अगर मैं इनका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल लूँ इस ऑब्जेक्ट का, तो मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मिल जाएंगी। टाइम तो अपने को पता ही है। अब कैसे निकालें? तो देखो, अगर t = 0 से t = 1 की बात करूँ तो इसकी इनिशियल स्पीड थी 0, फाइनल स्पीड हो गई 6, टाइम कितना लगा 1। क्या यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा? इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v - u/t विच इज 6/1, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया। अब सोचो इसका चार्ज चेंज किया क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या? नहीं। मतलब फोर्स अभी भी उतना ही लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन अब अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लगने वाला है इस पर। तो अपन ये देख लेते हैं कि कब जाके रुक गया। मान लो ये यहाँ कहीं रुका, ठीक है, तो चेक करते हैं कितनी देर में रुका होगा यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो मैं सिमेट्री से सीधा बता सकता हूँ कि जब 0 से 6 में 1 सेकंड में पहुँचा था, तो 6 से 0 पे वापस 1 ही सेकंड में पहुँच जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अब इक्वल एंड अपोजिट था। पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ये 1 सेकंड बाद, मतलब t = 2 पे यहाँ पहुँच जाएगा रेस्ट पे। ओके, लेकिन अभी भी क्या बोल रखा है कि ये यहाँ के बाद 2 सेकंड और चला था। जब 2 सेकंड और चला था तो क्या अगले 1 सेकंड में ये फिर से घूम के, क्या अगले 1 सेकंड में फिर से घूम के, मतलब यहाँ से मोशन को वापस ट्रेस करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसा है, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन भी होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से वापस यहाँ तक पहुँच जाएगा। और क्योंकि 1 सेकंड की बात है, एक्सेलरेशन वही है, इसलिए सब कुछ सिमेट्री है, इसलिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं सीधा बता पा रहा हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ भी 1 सेकंड। क्लियर है? अब ये 3 सेकंड हो गए टोटल, t = 3 पे यहाँ पहुँच गया। अपने को क्या पूछा था इसने? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से गया, घूम के वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? जस्ट ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है तो अभी निकाल लेते हैं अपन। इसने जो शुरू में ट्रैवल किया होगा, तो अपन ये बोलते हैं कि अगर ये डिस्टेंस s थी तो s कैसे निकालेंगे? ut + ½ at²। u यहाँ कितना था? 0। टाइम कितना चला? 1 सेकंड।
प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला 6 1 स्क्वायर कितना आया देखो, ये 0 हो गया, ये हो गया 3, तो 3 मीटर्स ये चला टोटल। तो क्या हर जगह 3 3 चला होगा? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 चला होगा, ये है ना, सिमेट्रिक इसलिए सीधा लिख रहा हूँ। तो अब टोटल अगर एवरेज वेलोसिटी की आप बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ? ओनली ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है, तो 3 बाय टाइम टोटल 3 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया? तो 3 + 3 + 3 टोटल 9 बाय 3 कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके दो ऑप्शंस थे, मतलब ये एक ऑप्शन के दोनों पार्ट थे, आपका वो ऑप्शन सही था। क्लियर है? तो बिल्कुल बेसिक से उठा के आपको इससे मोशन से कनेक्ट किया दोनों ही क्वेश्चन में, F = Q × E और F = ma, बाकी मोशन की इक्वेशंस दोनों क्वेश्चंस में बस ये दो चीज़ें यूज़ हुई हैं। आसान सवाल थे, जस्ट आपको मोशन अगर क्लियर है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन यूज़ होता था यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें लिखना है QE/m, इतनी सी बात इसमें थी। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं, एक 2017 का, एक 2014 का। 17 में जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, ऐसे 4 डायग्राम्स दे दिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस इसमें बता रखी हैं, सबके पोटेंशियल्स दे रखे हैं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 एंड 40 वोल्ट्स। आपसे पूछा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B मतलब 10 से 40 तक लेके जाएं, तो हर एक डायग्राम के हिसाब से बताइए कि कौन से वाले डायग्राम के केस में सबसे कम या सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, या सब में इक्वल या अनइक्वल, जैसा भी है कंपेयर करके आपको बताना है। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल की एक इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन के हिसाब से आपको पूछा गया कि उस रीजन में एक चार्ज रखा हुआ है 2 कूलॉम का 8.1,1,1, उस पर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है? ये आपके दो क्वेश्चन है, पॉज कीजिए और इसका ट्राई कीजिए। चलिए कर लिया ट्राई, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है इक्वी पोटेंशियल्स, क्या होते हैं इक्वी पोटेंशियल? वो सरफेसेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। मतलब अगर ये फर्स्ट लाइन देखता हूँ मैं, तो ये एक सरफेस है ऐसा, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट्स, ऐसा दे रखा है। ऐसे ये सरफेस 20, 30, 40 ऐसे चारों सरफेस दे रखे हैं, चारों का अलग अलग पोटेंशियल दे रखा है। ओके, अलग अलग शेप के हैं, कर्व शेप है, यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, वहाँ पे सेम डिस्टेंस पे थे, यहाँ पे इस टाइप के स्फेरिकल दे रखे हैं। तो कैसे पता करें कि वर्क डन का कंपैरिजन कैसे किया जाए? तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज गिवन बाय Q डेल्टा V, वर्क डन इक्वल टू Q डेल्टा V। ठीक है? अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे? देखो, हर केस में क्या डेल्टा V सेम है? A से B तक मूव किया, मतलब 10 से 40 तक मूव किया, इसमें भी 10 to 40, 10 to 40 एंड 10 to 40 मूव किया। क्या सभी केसेस में डेल्टा V सेम है? जब डेल्टा V सेम है, मूव होने वाला चार्ज सेम है, तो क्या सब में वर्क डन भी सेम होगा? यही आपका आंसर था कि चारों केसेस में वर्क डन सेम होना चाहिए। पर इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज गिवन बाय W इक्वल टू Q डेल्टा V। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल यहीं से आई थी। हमने बोला था कि एक चार्ज को अगर इन्फाइनाइट से उठा के लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर यूनिट चार्ज है तो उसी को पोटेंशियल बोला था। ठीक है? तो यूनिट चार्ज अगर रख दो तो यही डेल्टा V इक्वल टू वर्क मिला था, यहीं से डेफिनेशन आई थी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि ये जो चार्ज रखा हुआ है 2 कूलॉम इस पॉइंट पे, उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो एक चार्ज पे फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या पता होना चाहिए हमें? हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो मैं लिख सकता हूँ ना F इक्वल टू Q इंटू E। तो अगर E पता चल जाएगा तो रकाम हो जाएगा। E कैसे निकालें? आपको पोटेंशियल दे रखा है, वो भी वेरिएबल है x, y, z में। तो याद करो, अपन ने पिछले वीडियो में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने बोला था कि ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए,
v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स या ई डॉट डी आर, ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अगर इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखूँ तो ई क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ये आर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे ऐसा लिखते हैं माइनस ऑफ डेल वी, ये हालांकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हमने लास्ट टाइम में भी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें बोला था कि अगर एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ कीजिए। तो ये क्या लिखा जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, डेल वी बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो मतलब है ये अंदर वाली पूरी क्वांटिटी है इंटू वी, वी सबको अपन ने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो वी का अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, शुरू करते हैं। तो ई वेक्टर अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा, माइनस तो बाहर ही रख देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ याद आ रहा है, जिसके साथ करेंगे फर्स्ट टर्म में डेल वी बाई डेल एक्स, मतलब एक्स के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे जो हैं वो कांस्टेंट माने जाएंगे, जैसे y और z हैं वो कांस्टेंट माने जाएंगे। तो पूरी टर्म को x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे 6x है तो बच जाएगा 6 माइनस 8xy, तो माइनस 8y भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा इसलिए बाहर आ जाएगा और x का हो गया 1, माइनस 8y जो है ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि y भी अपने को कांस्टेंट मानना है जब x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। आगे चले तो 6yz, y और z में कहीं x नहीं है तो वो भी कितना होगा डिफरेंशिएशन में 0, ये आपको मिला आई कैप, ठीक है। आगे चलते हैं, अब करते हैं इसको y के साथ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का हो जाएगा 0, भूल जाएं इसको। सेकेंड में आएगा माइनस 8x क्योंकि y का हो गया 1 और x यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, अब y के साथ कर रहे हैं इसलिए। यहाँ पे आएगा माइनस 8, यहाँ से आएगा आपको प्लस 6z जे कैप प्लस के कैप की बात करते हैं, मतलब z के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 क्योंकि उनमें कहीं z नहीं है, बचा खाली ये, तो 6y के कैप, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बना। किस पॉइंट पे पूछा गया आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, 1,1,1 पे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, सब इसमें रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ, यहाँ से देखो तो 6 माइनस 8, y1 था तो 6 माइनस 8 इज माइनस 2 आई कैप, इसमें रखते हैं तो माइनस 8 प्लस 6 बचा माइनस 10, तो माइनस 10 जे कैप, इधर रखते हैं तो आएगा प्लस 6 के कैप, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा क्या था आपसे फोर्स कितना आ जाएगा Q इंटू ई, Q आपको दे रखा है 2 कूलॉम, तो सब में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आएगा यहाँ से 4 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 12 के कैप। क्लियर है बात। और अगर इसका आपको लेट्स से मैग्नीट्यूड पूछा होता तो क्या करते, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, याद आ रहा है कुछ, आई जे के में जब वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड कैसा होता है, रूट ओवर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, तो आंसर आएगा रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 16, 400 एंड 144 ऐड करेंगे आएगा 160, रूट ओवर 560 आपका फाइनल यहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। जो भी यहाँ से आपको ऑप्शन में दे रखा है उसके हिसाब से आप इसको सही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। तो 2 टाइप के हमने क्वेश्चन अभी किए, एक इक्विपोटेंशियल जहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि जो वर्क डन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ना शेप पे ना ही इनके डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डेल्टा वी पे डिपेंड करता है कि कितना वर्क होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये रिलेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए दोनों, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर या e इक्वल टू माइनस डेल वी डी वी बाई डी आर, जिसको लिखा जाता है पूरा इस तरीके से। इस पे कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, आसान बनता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन आपका चेक करते हैं वो कि आपको डिफरेंशिएशन करना आता है या नहीं, ये रिलेशन याद है, डिफरेंशिएशन करो आंसर बताओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके गाइज, ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं,
दोनों पोटेंशियल से रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है लेफ्ट साइड पे वो कह रहा है कि एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे आपने चार्ज अरेंज किए जैसे दिखा रखे हैं वैसे। पूछा आपसे कि जो ए पॉइंट है प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच वाला, उस पर पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल पूछा गया है, तो फाइंड करो। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है ऐसे ही 4 पॉइंट्स बना रखे हैं, उसमें ए और बी पे 2 चार्जेस रखे हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक तीसरा चार्ज प्लस कैपिटल क्यू जो है वो अपने को सी से डी तक मूव करना है अलोंग द सर्कुलर पाथ। पूछा आपसे इस मोशन को करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉज करो जल्दी से और ये सॉल्व करो। ओके, कर लिया। देखो अब इधर फर्स्ट अगर देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आसान सा है, सीधा सीधा किस पे बेस्ड है ये, पोटेंशियल के फॉर्मूला पे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। रिमेंबर आर क्या है, इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस। तो बस अपने को यहाँ डिस्टेंस पता करनी है। तो ये वाली डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस भी एल है, क्योंकि साइड 2l है, स्क्वायर है, तो ये दोनों एल और एल हो जाएंगी। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस ए की हो गई एल, इधर से भी हो गई एल, 2 चार्ज का मामला खत्म। इन दोनों की डिस्टेंस देखें अगर, तो ये इसकी डिस्टेंस होगी। क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, दिस लेंथ इज 2l, तो ये लेंथ कितनी आएगी, रूट ओवर 2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 + 1 रूट 5l, तो दिस विल बी लेंथ, दिस लेंथ विल बी रूट 5l। ऐसे ही अगर ये लेंथ देखो तो ये भी रूट 5l ही होगी ना, क्योंकि दोनों सिमिलर सिमेट्रिक है। तो रूट 5l आपको लेंथ मिल गई। अब पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल लिखते हैं। अगर प्लस क्यू इसकी वजह से लिखता हूँ, फर्स्ट इसकी वजह से, तो क्या लिखूँगा, के क्यू बाय एल, ये इसका हो गया। ऐसा इसकी वजह से लिखूँगा तो सेम आएगा के क्यू बाई एल, तो मैं इसको ट्वाइस कर दूँ, प्लस क्यू। ठीक है, अब माइनस क्यू की वजह से लिखते हैं तो लिखेंगे के माइनस क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है, रूट 5l, एल जो है वो रूट से बाहर रहेगा। ठीक है, और क्या ऐसा माइनस क्यू है जिसकी सेम डिस्टेंस है, तो क्या यहाँ भी 2 टाइम्स कर दूँ। ये हो गया नेट पोटेंशियल। कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, के क्यू बाय एल बाहर आ गया, यहाँ बचा 1, इधर से -1 बाय रूट 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आसान सवाल था। जस्ट फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज अगर क्यू है तो उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखा जाता है के क्यू बाय आर। और क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमने यहाँ पे सीधा सीधा एडिशन कर दिया, यहाँ वेक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता तो आपको वेक्टर सम करना पड़ता है ना। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा होता ऐसे क्वेश्चन में तो हम क्या करते, ये आपके सामने प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। पूछा गया आपसे यहाँ पे, तो देखो इस प्लस क्यू की वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड इधर नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे अवे फ्रॉम होता है, इसकी वजह से फील्ड ऊपर की तरफ होता है। दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, अपोजिट, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते कदम। प्लस क्यू की वजह से फील्ड होता है यहाँ पे 0। माइनस क्यू का फील्ड देखें तो माइनस क्यू पे फील्ड होता है टूवर्ड्स द चार्ज, मतलब इस पे फील्ड होता है इस डायरेक्शन में और इस पे फील्ड होता है इस डायरेक्शन में। क्या इन दोनों का अपने को कंपोनेंट्स लेने पड़ते, यस। अगर ये ई है, ये भी ई है, तो ये आता है 2e cos थीटा वेयर दिस एंगल इज थीटा। थीटा कैसे लिखते, तो tan थीटा पता है, ये लेंथ l है, टोटल बीच वाली 2l है, tan थीटा इज इक्वल टू l/2l, cos थीटा sin थीटा भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप फाइनल अपना आंसर बताते 2e cos थीटा से। क्लियर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन इसमें पोटेंशियल में आया था, उसमें पूछा गया था आपसे ऐसा, ट्राइंगल दे रखा था, यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q है, यहाँ पे भी एक चार्ज Q है। आपसे बोला कि अगर एक किसी चार्ज को, Q चार्ज को मुझे उठा के यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर हैं। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा एक के मिड पॉइंट से उठा के दूसरी साइड के मिड पॉइंट तक ले जाने में। तो सिमेट्री से हम ये बता सकते हैं कि जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा ना, इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा। क्यों भाई, यहाँ पे अगर लिखोगे तो इस क्यू का लिखोगे, इस क्यू का और इस क्यू का लिखोगे। ऐसे जब यहाँ लिखोगे तो इसका लिखोगे, इसका लिखोगे और इसका लिखोगे। तीनों चार्जेस सेम है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंसेस भी सेम बनेगी, मतलब पोटेंशियल भी सेम आएगा।
स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल तो सेम आएगा। जब पोटेंशियल सेम आएगा तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बात करी थी, वर्क डन क्या होता है, Q डेल्टा V। हमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, तो यहाँ से आंसर आप सीधा बता सकते थे कि आंसर 0 आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसी के आगे पीछे 1 साल में क्वेश्चन था ये। ऐसे अब देखो ये क्वेश्चन इसमें पूछा है, क्या बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, एक पॉइंट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं आप, बताओ उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है, Q डेल्टा V इज चेंज इन पोटेंशियल, किस पाथ से गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप चाहे इस पाथ से ले जाओ, चाहे स्ट्रेट ले जाओ, कहीं से दुनिया भर में घुमा के लेके जाओ, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस पे या डेल्टा V पे। तो हम अगर इन दोनों पे C और D पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लें तो क्या Q से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा वर्क डन का। तो पोटेंशियल एट C अगर मैं लिखता हूँ, C पॉइंट पे पोटेंशियल, तो देखो कितना आएगा, इस प्लस Q की वजह से लिखूंगा, ये डिस्टेंस L है तो प्लस Q की वजह से लिखूंगा KQ बाय पॉजिटिव L। इस माइनस Q की वजह से लिखूंगा तो वो डिस्टेंस भी कितनी है, L। तो C पे पोटेंशियल हो गया 0, और होना भी चाहिए था, इधर माइनस Q है इधर प्लस Q है, दोनों के बीच में पॉइंट है, दोनों की वजह से पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस एक माइनस आएगा 0। लिखते हैं D पे पोटेंशियल है D, तो कितना लिखूंगा, प्लस Q से लिखता हूँ तो KQ बाय, अब डिस्टेंस कितनी हो गई है 3L, ये डिस्टेंस कितनी है 3L, ये डिस्टेंस भी L है, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर मतलब ये अगर L है तो ये भी L होगा, क्लियर। तो KQ बाय 3L इसका हो गया। अगर माइनस Q की वजह से लिखता हूँ तो K माइनस Q, वो डिस्टेंस कितनी है L, ये, तो इसकी वजह से कुछ आएगा, कितना आएगा देखते हैं, KQ बाई L कॉमन ले लो, अंदर बचा 1/3 माइनस 1, कितना बचा -2/3, तो ये आएगा -2/3 KQ बाई L। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें डेल्टा V, तो डेल्टा V भी कितना आएगा -2/3 KQ बाई L, क्योंकि फर्स्ट तो 0 था, यहाँ से आपको वर्क मिल गया, तो वर्क कितना करना पड़ा, तो Q डेल्टा V आंसर इज -2/3 KQ बाय L। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। वहाँ पे ऑप्शन जो थे सिर्फ मैग्नीट्यूड में थे, उसमें कहीं प्लस माइनस का साइन नहीं था, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 2/3 KQ बाय L। क्लियर है बात, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इस बार बात करते हैं अपन बेसिक फॉर्मूला पे, जो दो चार्जेस के बीच का फॉर्मूला है। ओके गाइस, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मासेस लिए m है, दोनों पे चार्ज सेम है Q, इन दोनों को सेम लेंथ की स्ट्रिंग से एक ही पॉइंट से बांध दिया, हैंग कर दिया। बोला कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन इनका आया वो आया R। ठीक है, अब इसको क्या किया, हाफ लेंथ पे इनको क्लैम्प कर दिया, देख पा रहे हैं y/2 से अब ये सेपरेट हो रहे हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि अब अगर इनकी इक्विलिब्रियम सेपरेशन x है तो बताइए x कितना है। ठीक है, अब नई इक्विलिब्रियम सेपरेशन आपको बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड में आपसे बोला कि दो चार्ज बॉडीज रखी हैं, आयन उनको बोल रखा है, दो आयन्स रखे हुए हैं, दोनों पे सेम चार्ज है Q और Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, और दोनों पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इस वजह से वो है F। तो आपसे पूछा गया कि हर आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं, ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। इलेक्ट्रॉन मिस हुए मतलब तभी चार्ज उस पर आया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उस पर मिस हुए ये आपको पूछा है। क्लियर है, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से। ओके, देखिए अब करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है NLM से रिलेट करता हुआ। NLM में हमने याद करो ऐसे क्वेश्चन किए थे जब एक इंक्लाइन पे उसको लटका रखा था या दो बॉल्स अगर ऐसे हैंग थी तो कितना कितना उनका इक्विलिब्रियम कैसे निकालें किसी मास का, ये बात उसमें हमने की थी। तो देखो यहाँ भी वही सिस्टम है। इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो मतलब क्या, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स कब 0 होगा, तो देख लेते हैं। अगर ये एंगल है थीटा लेट्स से, और ये एंगल यहाँ पे है थीटा डैश, अलग अलग हो जाएंगे एंगल अब ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे अगर इसके लिए बनाऊँ तो उससे फोर्सेस देखते हैं। एक फोर्स लग रहा होगा इस पे इस तरफ, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, ये पॉजिटिव Q, ये पॉजिटिव Q उसको रिपेल करेगा, ये फोर्स इस पे लग रहा है। नीचे इस पे लग रहा है अपना mg, इस तरफ इस पे लग रहा है अपनी
टेंशन, बस 3 फोर्सेज हैं इस पर। कंपोनेंट्स अगर लें तो दिस विल बी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, टी कॉस थीटा, ये होगा टी साइन थीटा। क्लियर है बात? ये इसका अपने पास बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इस तरफ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखो क्या क्या बनेगा। सेम नीचे लगेगा mg, इस तरफ इस पर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि इनकी डिस्टेंस चेंज हो गई है तो मैंने F डैश इसको लिखा है। इस तरफ इस पर लगेगी टेंशन, टेंशन भी कुछ चेंज हो सकती है। अगेन अगर ये एंगल अल्फा थीटा डैश है तो ये हो जाएगा टी डैश कॉस ऑफ थीटा डैश, इधर हो जाएगा टी डैश साइन ऑफ थीटा डैश। ठीक है, चलिए अब इक्विलिब्रियम मतलब x में फोर्स बराबर होने चाहिए और y में भी फोर्स बराबर होने चाहिए, मतलब ये फोर्स आपस में इक्वल हो जाने चाहिए और ये फोर्स आपस में इक्वल हो जाने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ t साइन थीटा इक्वल टू एफ ई और t कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। क्लियर है? दोनों को डिवाइड कर दूँ, क्या मिलेगा? टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। एंड व्हाट इज़ एफ ई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखा जाता है? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। भाई दोनों चार्जेस सेम है, के क्यू वन के टू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ अगर इसको लिखूंगा तो लिखूंगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब डिस्टेंस एक्स थे यहाँ पे। टेन थीटा कितना लिखूँ? तो देखो ये एंगल थीटा है, ये लेंथ कितनी है यहाँ से? हाफ आर बाई टू, ये है बाय, तो आर बाई टू बाई वाई इज टेन थीटा इक्वल टू दिस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। यहाँ से ये आया आपके पास। ठीक है, और अगर ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाएगा तो तुम खुद देख सकते हो टी कॉस थीटा यहाँ पे डैश वाला जो है वो एम जी से इक्वल होगा, यहाँ साइन थीटा वाला कंपोनेंट इससे इक्वल होगा। एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम बन रहे हैं, रेशियो भी सेम बनेंगे। तो मैं सीधा रेशियो लिखता हूँ आपके पास, टेन थीटा डैश अगर लिखा जाएगा तो एफ ई डैश बाई एम जी लिखा जाएगा। बिल्कुल सिमिलर जैसा ये है वैसा वो भी होगा। टेन थीटा डैश अगर यहाँ पे देखें तो ये कितना है लेंथ? ये x बाई टू लेंथ है और ये लेंथ y बाई टू है, तो अब ये चेंज हो जाएगा x बाई टू बाई वाई बाई टू। ये आप लिखेंगे टेन थीटा यहाँ पे। ठीक है, एफ ई डैश कितना है? के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और एम जी। ठीक, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, कोई चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, या हाँ चलिए ऐसा करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी यहाँ पे अपने को मिल रहा है। ठीक है, इसे अगर लिखें अपन तो के क्यू स्क्वायर बाई एम जी को क्या लिखूंगा? ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। दोनों को इक्वल कर सकता हूँ मैं। तो फाइनली अपन इन दोनों से लिखते हैं, यहाँ से बचा एक्स बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इक्वल टू यहाँ से आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आर बाई टू वाई इंटू आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाई एम जी इधर से और के क्यू स्क्वायर बाई एम जी इधर से, दोनों को इक्वल कर दिया हमने। यहाँ से आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया, वाई से वाई कैंसिल, एक्स क्यूब इक्वल टू आर क्यूब बाई टू, एक्स यहाँ से आपको मिलेगा आर, इधर लिख देता हूँ मैं, शायद दिखेगा नहीं आपको, एक्स इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा फाइनली आर बाई क्यूब रूट ऑफ टू। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर है, आर बाई क्यूब रूट ऑफ टू, या इसको लिख सकते हैं टू की पावर माइनस वन बाई थ्री इंटू आर। ठीक, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है कि नई जो इक्विलिब्रियम लेंथ है वो इतनी रहेगी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है आपको कि फोर्स लग रहा है F, चार्ज दे रखा है Q एंड Q, डिस्टेंस दे रखी है D, पूछा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन मिसिंग कैसे निकाला जाए? इलेक्ट्रॉन मिस हुआ मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन वहाँ से अगर गायब हुआ तो उसी ने तो पॉजिटिव चार्ज दिया इस ऑब्जेक्ट को। फिर किसी ऑब्जेक्ट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये जो Q है ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। यस, और हमने पहले भी पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? Q मस्ट बी इक्वल टू n इंटू ई। मिनिमम चार्ज जो आप किसी को दे सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं इज इक्वल टू ई। कितना चार्ज हटाया? तो n इंटू ई इक्वल टू Q। तो आप Q अगर निकाल लेते हैं उसको n से इक्वल कर देंगे तो n मिल जाएगा आपको कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हुए। आसान सा सवाल है। F क्या लिखोगे? के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, दिस इज F। यहाँ से आपको चाहिए Q, तो Q क्या लिखा जाएगा? F इंटू डी स्क्वायर बाई के, ये हो गया आपके पास Q।
इसका रूट ले लेते हैं क्योंकि क्यू स्क्वायर ऐसा था। ये हो गया क्यू। क्यू के किसके इक्वल किया, एन इंटू ई के। ये किसके इक्वल है, एन इंटू ई, तो यहाँ से एन आपको मिल जाएगा 1/e टाइम्स दिस। ओके, एफ इंटू डी स्क्वायर, व्हाट इज के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज के। फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो लिखा जाएगा अंडर रूट, क्योंकि सब कुछ रूट में है यहाँ पे, तो इस e को भी अपने को अंदर भेजना पड़ेगा। अंदर जब जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो अपने पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया क्योंकि 1 में था, ये e अंदर जाएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन बना, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके साथ, ये वाला। दिस इज योर फाइनल आंसर। आसान सा सवाल था, जस्ट एक एडिशनल आपसे चीज़ पूछ ली, Q इक्वल टू एन ई, यहाँ से आपने एन निकाल लिया। तो बिल्कुल बेसिक सा ये याद करो, अपने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि चार्ज क्वांटाइज होता है, उस पर एक न्यूमेरिकल बना दिया, आसान सा। लेकिन वो बात ध्यान आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए, उसी ने इसको चार्ज प्रोवाइड किया, तो Q इक्वल टू एन ई आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, सो गॉस लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। पूछा कि एक होलो सिलेंडर है जिसके अंदर चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, अगर जो कर्व सरफेस B है, बीच वाला जो पूरा कर्व सरफेस इसका रहेगा सिलेंडर का, उस B सरफेस से अगर फ्लक्स जो निकल रहा है वो फाई है, तो आपसे पूछा गया कि जो साइड के प्लेन सरफेस है A एंड C, उसमें पूछा कि A से कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताइए। ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से। चलिए कर लिया, देखिए अब क्या करें इसके लिए, जल्दी देखो। हमें पता है कि गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज Q है तो उस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल जो होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q। ठीक है, अब ये टोटल फ्लक्स में सरफेस के लिए कैसे लिखूं, कहाँ से निकल सकता है, तो एक तो ये पूरा कर्व सरफेस जो B दे रखा है वो, इस तरफ से A से और इस तरफ से C से, यही है इसका टोटल। और कोई है क्या निकलने का तरीका, तो फाई A प्लस फाई C प्लस फाई B, ये हो गया इसका टोटल फ्लक्स इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो A और C दोनों सिमेट्रिक पोजीशंस पे हैं इस चार्ज के हिसाब से। जब ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये A और C से जो फ्लक्स निकलेगा वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि चार्ज दोनों के लिए सिमेट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगा, एरिया भी दोनों का सेम है। तो मैं बोलूँगा कि दिस फाई A इज इक्वल टू फाई C, या ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स फाई A प्लस फाई B इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब तो आपका सॉल्व हो गया। फाई A आपको फाइंड करना है, जिसको आप लिखेंगे हाफ ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई B। क्लियर है बात, फाई B कितना है, इज नथिंग बट फाई, तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा फाई A इक्वल टू हाफ ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। आपको जस्ट ये बात ध्यान रखनी है कि क्लोज सरफेस से जो भी टोटल फ्लक्स निकलता है उसकी वैल्यू होती है Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड है ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एनक्लोज्ड चार्ज भी आपको निकालना होता है। जैसे एक चार्ज अपन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें बोला था कि हाफ या 1/4 रॉड अंदर है, हाफ डिस्क अंदर है, एक पॉइंट चार्ज अंदर है, तो टोटल चार्ज पहले निकालो फिर उससे इसको रिलेट करो। ठीक है, क्यूब वाला तो आपको पता ही है, क्यूब में क्या है कि ऐसे